जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 पे आया हूँ। रितु सिंह जी का प्रोटेस्ट आज 108 दिन हो गया है। तो और रितु सिंह के बाद अब लक्ष्मण सिंह यादव को भी अपने काले से निकाल दिया गया है। और देश में सरकार दावा कर रही है कि हमारा काम बोल रहा है, हमारा गारंटी बोल रहा है। बीजेपी कह रहा है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम देखो हमारे मुकाबले कोई नहीं है। और देश में बहुजन की राजनीति फेल होती जा रही है। और देश में आज जितने नेता हैं बहुजन के, सभी एक दूसरे से अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं लड़ रहे हैं। इन्हीं सब बातों पे, इन्हीं सब मुद्दों पर मैं आज हमारे बीच में वीर सिंह हैं, तो इनसे पूछूंगा कि आज आखिर बहुजन की राजनीति फेल क्यों हो रही है। सर, सबसे पहले जय भीम आपको। पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप ये बताएं कि आज रितु सिंह का 111 दिन हो गया है, तो ये क्या कारण है कि आज रितु सिंह जो है अकेले बैठी हैं, संघर्ष कर रही है। और आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में आज 6 दिसंबर को इनके साथ लक्ष्मण यादव को भी निकाल दिया गया है। और इसके साथ 77 और भी सुनने में आ रहा है कि प्रोफेसर को निकाल दिया है। अभी क्या हो रहा है ये विश्वविद्यालय में? ये बहुत पुरानी लड़ाई है। इस वक्त भारत की सरकार यहाँ की पार्लियामेंट से नहीं चल रही, ये नागपुर से चल रही है। वहाँ से जो आदेश पारित होते हैं वो लागू होते हैं। इसका सीधा आपको मैं उदाहरण दे के बता सकता हूँ। जैसे 14 में पहला मंत्रिमंडल बना था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सारे मंत्रिमंडल को जहाज में बैठा के और नागपुर ले गए और मोहन भागवत के सामने परेड कराई थी। ये क्या कारण है ऐसा? ये गलत है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, ईवीएम की सरकार है। अगर 24 में ये गलती से आ गए तो आगे चुनाव नहीं होगा। इसलिए 131 हमारे चाटुकार दलाल एमपी जो बाबा साहब के रिजर्वेशन से पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वे सारे के सारे रिजाइन करके इस सरकार को गिराएं और इकट्ठे होकर इस धरने पर आ जाए। कल ही न्याय मिल जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये आ रही है? ये काम कर रहे हैं, जनता में जा रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं। आपके नेता है, आप लोग जमीन पे समाज पे तो जाते नहीं। वो काम करेंगे, जीतेंगे। समाज पे जा रहे हैं, समाज को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। और चंद्रशेखर पूरे भारत में जहाँ भी अत्याचार हो, वो ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं, हर अत्याचार के जो ना खिलाफ आंदोलन करते हैं। ये 131 जो है हमारे चुपचाप बैठे हैं, इन्होंने सब कुछ लुटवाया हमारा। इनसे गुजारिश है, आप इकट्ठे होकर चुनाव लड़िए, पार्टियों को छोड़िए आप, अगर आप बहुजन समाज की बात करते हैं तो। आप कैसे कह सकते हैं कि रितु सिंह के जहां अत्याचार उधर चंद्रशेखर पहुंचे, और रितु सिंह के यहाँ तो चंद्रशेखर जी तो आए नहीं। आप क्या कारण है कि नहीं आ रहे हैं वो? हाँ, उसका कारण ये है, अभी चंद्रशेखर के पास कोई पावर नहीं है। आप पहले उन्हें पावर दीजिए थोड़ी बहुत। एमएलए हैं, एमपी हैं, काउंसलर हैं, क्या हैं अभी वो? क्या दिया है समाज ने अभी उनको? लाठी खाने के लिए खाली। पहले कुछ ताकत दीजिए और फिर देखना भाई की ताकत। तो अब जो खिलाड़ी बहनें बैठी थी, तो वहाँ चंद्रशेखर तो आ जाते हैं, तो बहन हमारी बैठी है, तो यहाँ इनको आने में लेके ताकत चाहिए उनको। ये आप लोग भी बहुजन पत्रकार भी कुछ गोदी पत्रकार बनने जा रहे हैं क्या? हर बार यही क्वेश्चन, हर बार यही क्वेश्चन। वहाँ चले गए थे, अत्याचार हुआ था, वहाँ चले गए थे तो कोई गुनाह कर दिया? एक दिन भी नहीं रुके वहाँ। एक दिन आंध्र प्रदेश में भवन में रुके थे, ठीक है, उनको बाहर घुमाया था 3-4 दफा, मैं हर दफा साथ था। लेकिन इस देश में सबसे पहले संविधान को हाथ में लेकर चलने वाले भाई चंद्रशेखर हैं। आज उनकी नकल करके आप सब ने संविधान याद आ गया है। आज संविधान बचाओ सब पार्टियां यहाँ रैलियां निकालने लगी, यात्राएं निकालने लगी। ये ट्रेंड सेट किया भाई साहब ने। वो देश के जो है ना हीरो हैं और वो हमारे नेता हैं। हम और किसी को मैं नेता ही नहीं मानता।
अच्छा चलो ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि ना विधायक है ना एमपी है, उनके पास कोई ताकत नहीं है, ये पे नहीं आए। लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी थी, तो यहाँ पे तो आ सकती थी, वो तो सरकार में थी, उनके पास एमएलए विधायक सब कुछ है। माने पर उन्होंने अपने दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया। अब वो अपने एमपी के बचाव में नहीं आई, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? वो तो मनुवाद की गोद में बैठी है ना, अकेली लड़ूंगी चुनाव। वो ईडी का आरा उनके गर्दन पर रख रखा है ना, हर दफा अकेली लड़ूंगी। अरे बहुजन समाज पार्टी एक ही मात्र राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, वो पूरे देश में एक ही राष्ट्रीय नेता हैं। अरे पत्रकार महोदय, 424 सीटें हैं शायद यूपी में, एक सीट आई है। वो कारवां जो बाबा साहब के बाद मान्यवर कांसीराम जी ने कारवां जो आगे बढ़ाया था, उसको बैक गियर लगा दिया बहन जी ने। अरे बहन जी नहीं कर पाए, अब तो आकाश आनंद को तैयारी बना दिया है। अब तो आकाश आनंद तो आपको चंद्रशेखर के बहुत आगे आगे बढ़ेंगे, तो नौजवान इनके साथ जुड़ेगा। या तो ये बहन जी में कुछ हो ना, अंतरात्मा बाबा साहब की या मान्यवर कांसीराम की, दोनों बच्चों को साथ रखे, एक को इस कंधे पर बैठा ले, किस पर आ, फिर शेरनी की तरह लड़के। अगर तू अरेस्ट भी हो जाएगी तो ये 85% समाज जेल तोड़ कर निकाल लाएंगे बहन जी को। लेकिन डरती है, क्यों डर रही है, किससे डर रही है? बहन जी डरती हैं? अकेली चुनाव लड़ रही है, इसका मतलब क्या है बताइए? अरे उनका जनाधार है, उनके एक ट्वीट से पूरे सरकार हिल जाती है। हिल गया, उसके लिए ट्वीट कर देना। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज ने इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा है, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान अलाउ करो। उसके साथ भी अत्याचार हुआ है। आप लोग सरकार से कैसे लड़ोगे? आप लोग वोट दे तो ईवीएम से तो सरकार बन जाती है, कितना भी आप लोग लड़ोगे ईवीएम से तो आप जीत ही नहीं पाओगे, क्या करोगे? 24 का चुनाव बगैर ईवीएम के होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, नहीं तो इनको कोई हराने वाला है ही नहीं। और ये जो है ना, कांग्रेस ईवीएम की माँ है, और कांग्रेस आरएसएस को जन्म देने वाली है। आरएसएस का जन्म एज ए जनसंघ 1925 में हुआ था, ठीक है, उसको जो ना बैन भी किया था सरदार पटेल ने। ये इस वक्त आरएसएस ने हर जगह अपने मोहरे फिट कर दिए हैं, आप गुलाम हो चुके हैं। रवीश कुमार ने बोला था ये वर्ड, उनको कोट कर रहा हूँ मैं, एनडीटीवी के पत्रकार रिजाइन करने से शायद 1 या 1.5 महीने पहले, कि भाई क्या देश गुलाम हो चुका है? तो उन्होंने कहा था कि गुलाम हो चुका है, क्या हटा दीजिए। मोदी कहते हैं कि जात केवल युवा, महिला और ये हमारे देश के गरीब, यही हमारी जाति हैं। आप लोग कहते हैं कि जातिवाद फैल रहा है, वो तो मोदी कहते हैं कोई जात तो है ही नहीं है। मोदी की मैं तो किसी बात पर विश्वास करता नहीं हूँ। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मणिपुर 6 महीने से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो ना बॉडी डिस्पोज हुई है कल, मणिपुर पर जबान नहीं खुल रही। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पर पूरा चाइना ने कब्जा कर लिया है, वो चाइना को लाला कब दिखाएंगे? मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, क्या मतलब? आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, केवल मोदी मोदी आप आलोचना करते हो। मोदी विकास का काम कर रहे हैं, क्या कौन सा विकास किया है? उनका डंका बज रहा है, उनका कह रहे हैं मेरे गारंटी है कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे। 10% का विकास, 90% का सत्यानाश। आपकी नौकरी खत्म, आपकी शिक्षा खत्म, आपका स्वास्थ्य खत्म, आप बेरोजगारी पर। ये 4 बच्चे कैसे चले गए पार्लियामेंट के अंदर? मैं उनको सलाम करता हूँ। ये जो 4 बच्चे गए थे, ये प्लीज बोलिए। उन्होंने उस दिन की याद दिला दी है। भगत सिंह ने जैसे असेंबली में बम फेंका था, वो किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था। इन बच्चों ने भी वही काम किया है। ये सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, मैं कहाँ गया वादा? वादे बहुत हुई महंगाई की मार अब मोदी सरकार। एक वादा बताइए मुझे, 14 से पहले जो वादा किया था वो ये पूरा किया है? एक बताइए आप। राम मंदिर बना दिया, अरे जहाँ भी आज माथा ऐसे रंग लिया, कभी ऐसे रंग लिया। ये अरे भाई रुको पत्रकार महोदय, रुकिए आप। ये 51A भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A का रोज उल्लंघन कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। वो एक धर्म के नहीं है, वो सारे धर्मों के, सारे देश के प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री है। उन्हें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। एक धर्म का अगर वो प्रचार करते हैं तो 51A आर्टिकल का उल्लंघन कर रहे हैं। आप पढ़ लेना संविधान। अरे विश्वविद्यालय में अब यहाँ पर गौशाला बनेगा, यहाँ पर हवन होगा, आपको क्या दिक्कत है?
हमें दिक्कत है, हमें दिक्कत है। इन हवन्नर, इन गौशाला ने तो हमारे को गुलाम किया था ना पहले। आप हिंदू हैं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ। आप हिंदू नहीं है? नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूँ। मैंने राजेंद्र पाल गौतम के साथ 22 प्रतिज्ञा ली थी। मैं इस केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ है या नहीं है? और एक सेकंड, मोदी जी से पूछता हूँ, क्यों माला डालने जाते हैं नागपुर में बाबा साहब के? ये नकली काम करते हैं, इन्होंने संविधान खुद नहीं पढ़ा है। मैं चैलेंज करता हूँ, देश के जितने भी MP MLA है 50% ने संविधान खोल कर नहीं देखा, संविधान की प्रस्तावना को नहीं जानते हैं लोग। अरे मानवर, इस हिंदुस्तान में जो रहता हिंदुस्तान है मत बोलिए, वो हिंदू है मुझे सर। आपत्ति है। हिंदुस्तान मत बोलिए आप। क्या कहूँ, क्या कहूँ? भारत, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है ये, भारत कहूँ। आर्टिकल 1 में ही है, इंडिया दैट इज भारत। नो 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वर्ड पूरे संविधान में मुझे लिख के दिखा दो, चैलेंज है मेरा, दिखाइए मुझे। तो ये जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं वो सब गलत बोलते हैं। हाँ, गलत बोलते नहीं, ये अड़पड़ कुपड़ लोग बोलते हैं, जिन्हें संविधान खोल कर नहीं देखा, वो संविधान पर उंगलियां उठा देते हैं। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थी, 4 PhD, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, 300 साल की रिसर्च हुई अमेरिका में। आज भी उनके बराबर कोई लर्नड नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, जब स्कूल से आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें आपको हिंदू लिखा होता है, तो आप कह रहे हो हिंदू नहीं हो? मैं हिंदू नहीं हूँ। बाबा साहब ने कब कहा था? 1935 में ये वाला में कहा था एक भाषण के दौरान कि मैं हिंदू पैदा हुआ था। तो फिर आप क्या हो, हिंदू नहीं हो? सुनिए ना, बाबा साहब ने 1935 में कहा था ये वाला में कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। उन्होंने 21 साल। अच्छा, हिंदू कौन है? क्वेश्चन में पहले आंसर पूरा होने दीजिए आप। या ऐसे कटिंग मत किया करो ना, वो लाइन टूट जाती है। उन्होंने 21 साल सारे धर्मों का अध्ययन किया, सारे वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता सब कुछ पढ़ने के बाद बिल्कुल काटा मार दिया। द रिडल्स ऑफ हिंदुत्व पढ़िए, ये आपकी राम और कृष्ण की काल्पनिक कहानियाँ हैं। अब नया सुर्रा छोड़ दिया, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया ना, वो ज्ञान में अपनी मस्जिद और क्या उसका क्या मथुरा में जो मस्जिद है शाही मस्जिद जोड़ सी, उसका जो भी वो जो ना सर्वे किया जाएगा। ये 24 की पिच तैयार की जा रही है, 24 को दंगे करवाएंगे। नहीं, मेरे सवालों को उत्तर नहीं मिला, मेरे सवालों को उत्तर नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू कौन है? हिंदू को है ही नहीं, वही वो जो ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है 90 का कब का फैसला जो कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, तो आप किसको कह रहे हो कि हिंदू कोई है ही नहीं है? अरे मान्यवर, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है। देश का संविधान खतरे में है, आपकी आज़ादी खतरे में है। हिंदू 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 का मतलब है वो मुगलों द्वारा दी गई गाली। बोलिए, ये बौद्धिस्ट कंट्री था, 84,000 बौद्ध बिहार कहाँ गए हमारे? ये बौद्धिस्ट कंट्री था। हाँ, बौद्धिस्ट कंट्री था। चैलेंज है, चलो मथुरा म्यूजियम में चलिए, आप सारनाथ में चलिए, जहाँ खोदोगे वहीं बुद्ध मिलेंगे। और हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं? बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं। और यहाँ बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं, उस विचारधारा को खत्म करना चाह रहे हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को तोड़ी। माने सुनिए ध्यान से, 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। आगे समझ, इसका मतलब आपका कहना है कि ये बुद्ध देश है? पूरा बौद्धिस्ट कंट्री था ये। बड़ी खबर है कि ये देश जो है भारत बौद्ध देश है, बौद्ध देश है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, बौद्ध राष्ट्र है। सम्राट अशोक के बारे में जानते हो? हाँ, अशोक ने तो बनाया। जी जी जी। उस समय भी सुगुरु था, 17 यूनिवर्सिटी थी, नालंदा तक्षशिला, ये कहाँ की। और ये जो है ना प्रतिक्रांति हुई, वो जो है ना सम्राट अशोक के पोता थे महाराजा भद्रस्त मौर्य। भद्रस्त मौर्य को हत्या की पुष्यमित्र सिंह ने, उसी को इन्होंने राम बना दिया। ये काल्पनिक कहानियों। अगला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे। अच्छा चलो, आप लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आप हिंदू नहीं हो, पूरा देश हिंदू नहीं है, ये बौद्ध राष्ट्र है, तो जो मान लेता हूँ, ठीक है, प्रमाण के आधार पे। तो 2024 में ये तो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बना दिए हैं, पूरे हिंदू जाएंगे दर्शन करें, वोट हिंदू को हम लेंगे। तो ऐसा है मान्यवर, आप भी अपना ये काम धंधा छोड़ करके वहाँ जाओ, राम मंदिर में आपको कुछ मिल जाए। आप दर्शन करने नहीं जाओगे? मैं क्यों जाऊँगा दर्शन करने, मेरा क्या मतलब है? मैं क्यों जाऊँगा? मैं तो आज तक नहीं गया, मैं मंदिर में जाता ही नहीं हूँ। पत्थर की मूर्तियों पे माथा रगड़ने से कुछ मिल जाएगा क्या? आप रगड़ लेना कितना में माथा रगड़ोगे, फिर ये क्यों माइक उठा कर घूम रहे हो? आप अपने घंटी बजाओ, वो दे देगा भगवान सब कुछ आपको। ये सिर्फ ढकोसला दिखावा कि स्वर्ग नरक का भय दिखला करके
आपको गुलाम बनाया जा रहा है। अच्छा मनोहर जी, एक बताइए, आप बता रहे हो कि देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सब धर्मों का सम्मान है हमारे। लेकिन आप किसी भी थाने में जाओ तो वहाँ केवल मंदिर मिलता है, बाकी ना गुरुद्वारा मिलेगा ना बौद्ध विहार मिलेगा। या क्या कहेंगे आप? फौज की किसी यूनिट में जाइए आप, वहाँ सारी चीज़ मिलेंगी। फौज की जहाँ बटालियन है वहाँ गुरुद्वारा भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी, मंदिर भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेंगे। ये आर्टिकल 25 आपको कहता है कि आप आस्तिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी को ना माने लेकिन आपके मौलिक अधिकार फिर भी जैसे के रहेंगे। बाबा साहब ने जो कुछ लिखा संविधान में उसको ईमानदारी से लागू करे। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल क्या रही है, जो आज वो उनकी दुर्गति हो रही है ना, उन्होंने ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं किया। आज भी कांग्रेस सुधर जाए, एक सेकंड, आज भी कांग्रेस सुधर जाए, ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर आए और ईमानदारी से। ईवीएम तो कांग्रेस ने लाई है, तो ईवीएम के लिए क्यों लड़ेगी कांग्रेस? नहीं लड़ेगी तो खाओ जूते फिर अपने अलग अलग। फिर तो मोदी जी सही करे, मैं तो 2050 तक शासन करूंगा। हो सकता है। और ये पहले 303 सीटें थी, कैसे फिट करते हैं? 303 का मतलब समझते हो? 303 का मतलब होता है 303। 303 की एक राइफल होती है, वो गोली बहुत बढ़िया मारती है 303। आपको हो सकता है 376 कह दे, 376 पार या 400 पार या 543 पार भी कह सकते हैं। दिलीप मंडल कर रहे हैं 2024 में फिर मोदी आएगा। आप लोग ऐसे लड़ते रहेंगे आपस में? तो हम कहाँ लड़ रहे हैं, हम तो 131 से गुजारिश है वो इकट्ठे होकर आए मैदान में। एक झंडे के नीचे 131 आए दलाल जो देने भाई बटे हुए हैं। अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बहुजन को कैसे एक करोगे? हम तो 131 एक को एक करना चाह रहे हैं ना, वो इकट्ठे हो जाए नेता। बहुजन समाज तो इकट्ठा है। नहीं इकट्ठा होंगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो हमने अपना नेता चुन लिया ना फिर, भाई चंद्रशेखर। अगर वो नहीं आते तो हमने या उनमें से अब सीनियर नेता चुन लेंगे। अगर 131 आते हैं तो, नहीं तो हमने अपना नेता चुन लिया। ठीक है। आज का युवा आकाश आनंद के साथ जा रहा है, वो करे आकाश आनंद अच्छा नेता मिल गया है, अब तो चंद्रशेखर के साथ हमने गलती की है, ऐसे लोग कह रहे हैं। मान्यवर, आपकी जानकारी के लिए राजस्थान में 2 दिन में भी गया था कंपेनिंग करने। हम गांव-गांव घूमे, ढाणी घूमे। हमने बहन जी से ज़्यादा वोट लिए हैं। हमें राजस्थान में 3,64,000 से। आप बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ बड़ी बात, ऑन रिकॉर्ड है ना, ऑन रिकॉर्ड है, वेबसाइट पर देख लो इलेक्शन कमीशन की पे। आजाद समाज पार्टी से ज़्यादा वोट लाए हैं आप? बीएसपी से पार्टी से ज़्यादा वोट लाए राजस्थान में, ऑन रिकॉर्ड है, दिखाऊं आपको? दे दूंगा आंकड़ा मैं पूरा, एक सीट का दे दूंगा। इसका मतलब आजाद समाज पार्टी बीएसपी से ज़्यादा आगे बढ़ेगी? अरे हम मेहनत कर रहे हैं ना, हम जो ना 90% लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी सबका भाईचारा बना के। अरे बहन जी भी तो सर्जन की बात करें, सर्जन के आप लोग तो। उन्होंने पहला था बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, अब कर दिया सवजन हिताय सवजन सुखाए। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कभी फरसा उठा लेती हैं कि मैं उसका क्या था, परशुराम का सबसे बड़ा मंदिर बनाऊंगी। कभी ब्राह्मण सम्मेलन करती हैं। वो मान्यवर कांसीराम की विचारधारा से भटक गई, हमारी भटक गई हैं बहन जी। मानो कांसीराम मान्यवर सुन लो, वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सुन लो ना आप, वो हमारी माननीय है, नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने अपने समय में जो काम किया उनको सलाम, लेकिन मान्यवर कांसीराम के जाने के बाद उन्होंने विचारधारा बदल दी, इसलिए हमने अपना नेता चुन लिया। तो बड़ी बात कर रहे हैं वीर सिंह जी, ये कह रहे हैं कि अब जो नवयुवक हैं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाएंगे, आकाश आनंद के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आकाश आनंद ये ज़मीन पे नहीं काम करते, चंद्रशेखर आज़ाद जी ज़मीन पे काम करते हैं। जो भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है वहाँ पे पहुँचते हैं, इसलिए बहुजन के जो नवयुवक हैं वो चंद्रशेखर के साथ जाएगा। सर आपको जय भीम सर, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। नहीं हो सकता है मेरे जवाब से आप कोई सेटिस्फाई ना हो, ये कोई ज़रूरी तो नहीं हो सकता, मैं गलत भी हो सकता हूँ कोई, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ भी हो सकते हैं। और ये आर्टिकल 19 संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने विचार व्यक्त करूँ। धन्यवाद। तो साथियों, आप वीर सिंह जो आपने इनका विचार सुना और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, तो आए थे हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपका प्रेम, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।